Started, sir. हाँ सर। Okay. ओके सर, चलो स्टार्ट करते हैं जीएसटी क्लास। हाँ, तो सर आज जीएसटी क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर आज जीएसटी में डिस्कशन होना है सर इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अच्छा, आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में सुने हो कभी? इनपुट क्रेडिट या इसको शॉर्ट में सर आईटीसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईटीसी। आईटीसी कंपनी नहीं रे बाबा, इट्स नॉट आईटीसी कंपनी। ये इनपुट क्रेडिट कॉन्सेप्ट है। आप लोग कभी सुने हो? जो लोग बिजनेसमैन है सर, वो लोग इसके बारे में बहुत बात करता है, स्पेशली जिनको जीएसटी पे करना होता है ना बिजनेस करके। दे टॉक लॉट्स अबाउट दिस थिंग्स। हाँ, कि आईटीसी क्रेडिट नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है। हाँ, क्रेडिट सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, क्रेडिट अवेल नहीं हो रहा है। सुना है कभी अभी आप लोगों ने? हाँ, आयान और को, शालिनी, नील, सभी को पूछ रहा हूँ, सुना है ना सर? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर, वही आईटीसी है जिसके बारे में मैं आज आपको क्लास में डिस्कस करूंगा जीएसटी में। ऐसे देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन है, क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी का जो अल्टीमेट कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट है ना सर, वो यहीं पर है। मतलब जीएसटी का सबसे आ, क्या बोले सर, सबसे हॉट डिस्कशन यही होता है, आईटीसी कैलकुलेशंस, है ना। मतलब रेगुलर बेसिस में बहुत इसका यूज भी है कि किस तरह से आईटीसी कैलकुलेट करके जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाता है थ्रू जीएसटी सॉफ्टवेयर। तो उसी आईटीसी के बारे में चर्चा है। तो चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारा पॉइंट में डिस्कशंस करते हैं। आज मैं आपके साथ दो हिस्सों में बात करूंगा। एक क्वेश्चन करवाऊंगा आईटीसी का, ठीक है। एक इनपुट क्रेडिट का एक क्वेश्चन भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और साइड बाय साइड मुझे आपके साथ आईटीसी का पूरा कंप्लीट एक ओवरव्यू भी डिस्कस करना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में क्या होता है, इसका कैलकुलेशन टेक्निक क्या है, ठीक है। जीएसटी में कैलकुलेशन टेक्निक क्या है, सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब वगैरह सब बहुत, ये बहुत ही लंबा डिस्कशन एरिया है सर, जहाँ पर आप सभी के साथ मुझे बहुत सारा बातें करना होगा। मतलब आईटीसी के बारे में डिटेल्स में ही बातचीत करेंगे सर आगे आगे। लेकिन आज का क्लास आपको इतना तो आपका क्लैरिटी करेगा कि इनपुट क्रेडिट क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और रियल लाइफ सिचुएशंस में किस तरह से इसका कैलकुलेशंस करके और इसका फिर रिटर्न फाइल किया जाता है। बट रिटर्न फाइल चैप्टर में आपके साथ में रिटर्न फाइल का बात करूंगा सर, ठीक है। जैसे मैं रिटर्न फाइल के बारे में बात करूंगा, जीएसटी रिटर्न फाइल के बारे में, तब मैं रिटर्न फाइल के बारे में बात कर लूंगा। बट फिलहाल जो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इनपुट क्रेडिट, ठीक है। इनपुट क्रेडिट इज अ वेरी वेरी हॉट पॉइंट सर, ठीक है। अगर आप जीएसटी आईटीसी कभी गूगल में भी सर्च करोगे, ठीक है, तो जीएसटी आईटीसी बोलने से ना आपको हजारों खबर आएगा सर मार्केट से कि जीएसटी आईटीसी में ये हुआ है, ठीक है। जीएसटी ऑफिसर्स टू सीक डिटेल्स ऑफ ऑल इनवॉइस इन केस ऑफ आईटीसी मिसमैच, ठीक है। गवर्नमेंट क्लैरिफाइज आईटीसी वुड नॉट बी डिसअलाउड फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 मिसमैचेस इन बोनाफाइड एरर्स। ऐसे आपको बहुत खबर मिलेगा इन डे टू डे बिजनेस सिनारियो। जीएसटी आईटीसी के बारे में आपको बहुत सारा खबर मिलता है, ठीक है। तो बात ऐसा है कि ये जो खबर होता है क्यों होता है, बिकॉज जीएसटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इनपुट क्रेडिट, ठीक है। तो जीएसटी ऑफिसर्स विल हैव टू सीक डिटेल्स ऑफ ऑल इनवॉइस ऑन व्हिच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑफ बाय एयरिंग बिजनेस इन केसेस ऑफ मिसमैच इन जीएसटी ईयर 1, जीएसटी ईयर 3B, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट सर, ये जो जीएसटी ईयर का फॉर्म है, ठीक है, जीएसटी रिटर्न फाइल का जो अलग अलग फॉर्म होता है, इसमें इस हर एक फॉर्म का क्या काम है, ये भी आगे आगे मैं आपके साथ बात करूंगा, ठीक है। लेकिन सब बात तो समझ में तभी आएगा ना जब आप लोगों को जीएसटी में इनपुट क्रेडिट होता क्या है वो समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे आगे कोई भी पर्टिकुलर डिटेल्स चेक करें, आप धीरे धीरे सभी चीजों के साथ एट पर हो जाएंगे। ओके सर। अच्छा, एक काम करें ना सर, ये डिस्कशंस करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे आपके साथ मैं बात करूंगा कि इनपुट क्रेडिट क्या है, व्हाट इज इनपुट क्रेडिट। क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो प्रोविजनल पार्ट है, ये भी बहुत इजी लगेगा आप लोग। এই বোঝা যাচ্ছে কথাটা?
समझ में आ रहा है ये सब लोग? यस सर। ओके सर, ठीक है, चलो। तो एक काम करो, हेडिंग करो सर, जीएसटी आईटीसी। ठीक है। जिन लोगों का बेसिक्स ऑफ जीएसटी में, मतलब इससे पहले हम लोग जो लोग ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ जीएसटी कवर कर लिया, जीएसटी सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज अंडर जीएसटी, हाँ सर, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी, वैल्यू अंडर जीएसटी, टाइम प्लेस अंडर जीएसटी, ये सब टॉपिक जिन लोगों ने कवर कर लिया, बहुत अच्छा है सर। लेकिन जिन्होंने कवर नहीं किया वो आगे आगे करेगा, ठीक है, क्योंकि सब चलता रहेगा। तो जिनका हो चुका है, बस एक ही चीज मैं सभी को बोलूंगा, कुछ नहीं तो कम से कम आप जीएसटी बेसिक का प्लेलिस्ट लेके ना मेरे से, बेसिक्स ऑफ जीएसटी का फर्स्ट 4-5 लेक्चर्स करके रखो। हो सके तो सप्लाई और चार्ज का थोड़ा आइडिया लेके रखो, ठीक है, एनफ होता है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे अभी इनपुट क्रेडिट में बात करेंगे अगला 2-3 क्लास तक, उसके बाद में धीरे धीरे आपको रजिस्ट्रेशन और आपका रिटर्न फाइलिंग ये सब चर्चा करूंगा, ठीक है, जो बेसिकली प्रैक्टिकल लाइव डिस्कशंस होगा। ये जो अभी जो पार्ट में जीएसटी का चालू किया ना, ये बेसिकली जीएसटी का प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। इससे पहले का जो पार्ट मैंने डिस्कशंस करके आया, जिन लोगों ने करके रखा, जिन्होंने नहीं किया वो बाद में करेगा, ठीक है, वो बेसिकली ना प्रोविजनल पार्ट है, जो जीएसटी लॉ के बारे में काफी डिटेल्स में बात करते हैं। और आईटीसी में भी बहुत सारा लॉ है जो मैं बात करूंगा आपके साथ, जैसे जैसे आईटीसी में मैं आगे बढ़ूंगा। तो जीएसटी आईटीसी में स्टार्ट करते हैं सर एक एग्जाम्पल के थ्रू से, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आपको लिखना होगा सर, थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा लिखना होगा और उसे सॉल्व करना होगा। अब इतना समझो कि अगर ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए तो आप लोगों का आईटीसी रिलेटेड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो सर, क्वेश्चन लिखो, एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड ए सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है। एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड क्या करता है सर? गुड सप्लाई करता है। एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड ए सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। कैसे जीएसटी पे करता है सर? रेगुलर स्कीम में। ऐसे कितना स्कीम होता है? एक रेगुलर होता है और दूसरा क्या होता है? कौन बता सकते हो मुझे? एक रेगुलर स्कीम होता है और एक क्या स्कीम होता है? प्रिजम्पटिव। हाँ सर, ठीक है। एक रेगुलर स्कीम हो जाता है, एक प्रिजम्पटिव सिस्टम हो जाता है, ठीक है। अब आगे आगे मैं ये सब चर्चा करूंगा कि प्रिजम्पटिव में कौन आता है, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स में भी इस तरह का होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर भी जीएसटी में भी इसी तरह का चीजें देखते हैं, आगे आगे चर्चा करेंगे सर मैं आपके साथ, ठीक है। ऑलरेडी ये चार्ज अंडर जीएसटी में एज वेल एज आपका सप्लाई अंडर जीएसटी में भी मैं इसके बारे में डिस्कस एक बार करके रखा, ठीक है। हो सके तो आप वहां पर एक बार चेक कर सकते हो, रिसेंट डिस्कशंस हुआ है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, रेगुलर स्कीम में है मतलब लम सम में कुछ पे नहीं करता, एवरी मंथ क्वार्टर बेसिस में इनका रिटर्न फाइलिंग होता है। तो एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड ए सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। इट हैज मेड, देखो जरा, फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई, कुछ यहाँ पर आपको आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स दिया इन ए टैक्स पीरियड, ठीक है, इन ए टैक्स पीरियड। एक टैक्स पीरियड में आपके सामने कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता है। अब वो डिटेल्स आप थोड़ा सा राइट डाउन करो सर। जो जो डिटेल्स है, एक दो कॉलम बना लो ना सर, एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लो जिसपे थोड़ा ज्यादा स्पेस रखो, और एक अमाउंट का घर बना लो, एक पर्टिकुलर का और एक अमाउंट का। कर रहे हो सर?
कर दिया? अरे, 2 कॉलम बनाओ। फिर बनी चीज, एक पर्टिकुलर का और एक अमाउंट का। हाँ सर। एक पर्टिकुलर कॉलम बनाओ और एक पर्टिकुलर कॉलम हो जाएगा और एक अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। ठीक, पर्टिकुलर को थोड़ा सा बड़ा रखो क्योंकि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल्स में लिखाने वाला हूँ, जैसे कि मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ দাদা सप्लाईज। লবি থেকে একবার দেখো না আরেকটা কিছু দেখাচ্ছে কিনা। কি দেখাবে রে? লবিতে লবিতে তো কিছু দেখাচ্ছে না, কেন? কাকে দেখাবে আর? তো আমাকেই দেখাবে, ল্যাপটপ ওকে, দিয়ে ঢুকছি কিছুতেই ঢুকতে পারছি ল্যাপটপ দিয়ে। কি প্রবলেম হচ্ছে বলতো? মোবাইল দিয়ে অ্যাপ দিয়ে হচ্ছে না, লাস্টে সেই ব্রাউজার দিয়ে খুলতে হলো। এই তোর মাইক্রোসফট টিমের অ্যাপটা একটু চেঞ্জ হয়েছে। হ্যাঁ আমি অনেক নিজেও চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি নিজেও খুঁজে পাচ্ছি না অপশনস গুলো, জানিস তো? হ্যাঁ অপশনস আজকে গুলো খুঁজতে আমি, পারছি না। অনেকগুলো জিনিস চেঞ্জ হয়েছে, কিছু একটা আপডেট হয়েছে, আমি নিজেও খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় কি আছে। সে নতুন করে লিংক বানানো, ক্লিয়ার করে অনেক প্রবলেম হচ্ছে তাতে নতুনটাতে। ঠিক আছে, এখন দেখতে পাচ্ছিস তো, শুনতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ছোট ঠিক ছোট আছে, দেখছি কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে না, ঠিক আছে। ছোট ছোট দেখছিস? না না, ব্রাউজার দিয়ে খুলেছি তো মোবাইলের মধ্যে। ও, মোবাইলে ব্রাউজার দিয়ে হয়েছে? হ্যাঁ ডেস্কটপ সাইড করে খুলতে হচ্ছে। এরকম ব্যাপার। अच्छा देखो, जीएसटी में बेसिकली क्या होता है, एक इंट्रा स्टेट होता है और एक इंटर स्टेट होता है, ये तो आप लोग जानते ही हो, है ना? इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा इन द सेंस जैसे जीएसटी में एक डेटा दिखाने से आपको ठीक है, ये जैसे देखो, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग कोई प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, से फॉर एग्जांपल उड़ीसा से वेस्ट बंगाल, ठीक है, देख पा रहे हो? हाँ, या मानो राजस्थान से गुजरात, ठीक है, तो जैसे ये राजस्थान गुजरात का ट्रांजैक्शन हो या फिर राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश का ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इंटर हो जाता है। जब स्टेट बदलता है तो उसे हम लोग इंटर स्टेट कहेंगे। और जब सेम स्टेट के अंदर होता है, सेम स्टेट इन द सेंस मानो वेस्ट बंगाल के अंदर ही एक सिटी से दूसरे सिटी, ठीक है, इस तरह का अगर होता है तो हम उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है सर, ये भी जीएसटी का ही एक डेटा है सर, कौन सा स्टेट कितना जीएसटी कलेक्ट करता है उसका डेटा है, ठीक है, ये मैं जैसे ही आगे आगे जरूरत होगा बताऊंगा। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जैसे इसमें आप लिख लो, इंट्रा स्टेट सप्लाई है 8 लाख का एंड इंटर स्टेट सप्लाई है 3 लाख का, ठीक है। अच्छा, देखो सर, क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला कि एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, मतलब ये कॉम्पोजिशन लेवी में नहीं है। किसमें नहीं है सर? कॉम्पोजिशन में नहीं है। एक स्कीम क्या होता है, रेगुलर, दूसरा होता है कॉम्पोजिशन। इनकम टैक्स में भी ऐसे होता है ना, एक रेगुलर होता है, एक प्रिजम्पटिव होता है ना? वैसा ही जीएसटी में क्या होता है, एक रेगुलर स्कीम होता है और एक कॉम्पोजिशन लेवी होता है, ठीक है। आगे आगे में जो लोग कॉम्पोजिशन लेवी अभी नहीं समझ पा रहे हो, डोंट वरी, मैं आगे आगे आपको कॉम्पोजिशन लेवी भी समझाऊंगा, ठीक है। नाउ इंटर स्टेट में 8 लाख का, इंटर स्टेट में 3 लाख का, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ और भी कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखा है, अब उसे भी थोड़ा लिख लो सर। क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा डिटेल्स में लिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि होता क्या है, और क्वेश्चंस लिखाते लिखाते भी ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हुए चलूंगा। इट इज ऑल्सो furnished the following info in respect of
purchases in respect of purchases made by it in that tax period. In that tax period. ओके सर। अब आप देखो कि क्या क्या परचेज वगैरह हुआ है, उसका भी डिटेल्स आप थोड़ा सा लिख लो। जैसे अगेन एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाओ, एक पर्टिकुलर कॉलम बना लो सर, और एक अमाउंट का कॉलम बना लो। सिमिलर कॉन्सेप्ट में एक पर्टिकुलर कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम। इसमें आप फिर से दे दो सर, इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स, मानो दिया है 2 लाख, ठीक है। कितना दिया है? 2 लाख, ठीक है। अच्छा, इंटरस्टेट कितना दिया है? इंटरस्टेट परचेज, सब परचेज हो रहा है सर। हाँ, परचेज ऑफ गुड्स मतलब आप दूसरे स्टेट से गुड्स परचेज करके अपने स्टेट में ला रहे हो। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो जैसे कि हम लोग का होम स्टेट वेस्ट बंगाल है ना सर, तो हम लोग वेस्ट बंगाल से अगर बाहर के स्टेट से कोई प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल में लाते हैं बेचने के लिए, हाँ सर, फर्दर फर्दर ऑफ बिजनेस होना चाहिए। हाँ, फर्दर ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स एंड इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो पहला वाला क्या था सर? सॉरी, थोड़ा गलती हो गया, इसे इंट्रा कर दो ना। हेलो, मेक इट इंट्रा स्टेट परचेस ऑफ गुड्स, एंड इसको कर दो इंटर स्टेट परचेस ऑफ, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट परचेस ऑफ गुड्स 2 लाख का, एंड इंटर स्टेट परचेस ऑफ गुड्स मानो 50,000, ठीक है। ये हो गया। और कुछ अभी जरूरी नहीं है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए जरा। द कंपनी has following ITCs with it at the beginning of the टैक्स पीरियड। मैंने अभी आप लोगों को ना आईटीसी के बारे में बोला ही नहीं ज्यादा, मैं बस इतना बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने जस्ट फुल फॉर्म समझाया आपको, या मतलब फुल फॉर्म समझाया भी नहीं, फुल फॉर्म क्या है आईटीसी का बस उतना बोला। मैंने अभी तक आईटीसी क्या है, क्या काम करते हैं, मैं कुछ नहीं बताया। अब आगे आगे बताऊंगा सर। हाँ, क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते बताऊंगा। The company has following ITCs with it at the beginning of the tax period. अब ये आईटीसी के पास स्टार्टिंग से है, कंपनी के पास इतना आईटीसी स्टार्टिंग से है, ये कंपनी बता रहा है। तो कितना क्या है उसका भी एक लिस्ट आपको दे रहा है। जैसे अगेन एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाओ और अगेन एक अमाउंट का कॉलम बनाओ, ठीक है। पर्टिकुलर में दे दो सीजीएसटी, ऐसे जैसे कि आप लोगों को पता है ना, कितना तरह का जीएसटी होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी अगर इंट्रा स्टेट हो तो, और अगर यूनियन टेरिटरी के साथ हो तो यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी, और अगर स्टेट बदल जाए तो आईजीएसटी, है ना। तो सीजीएसटी कितने का इंफॉर्मेशन दिया है? 57,000 का। एसजीएसटी भी आपको इंफॉर्मेशन दिया है नील अमाउंट का। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स नील है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 57 का है, एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स 70,000 का है। इतना इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, नोट के हिसाब से कुछ और भी इंफॉर्मेशन एडिशनल नोट में आपको बोला है। क्या क्या एडिशनल नोट दिया है, चलो देख लेते हैं। कुछ एडिशनल नोट दिया है, एडिशनल क्या बोलता है सर? फर्स्ट, रेट्स ऑफ सीजीएसटी, rates of CGST, SGST and IGST are 9% and 9%, ठीक है। सॉरी 9%, 9%, मतलब CGST SGST कितना है? 9%, 9% करके है, एंड 18% IGST, ठीक है।
आईजीएसटी जो है वो 18% का है, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना है? 18% का। आप लोग ओरिजिनल देखे हो ना सर आईजीएसटी बिल में? हेलो, सीजीएसटी एसजीएसटी बिल और आईजीएसटी बिल का फर्क आप लोगों ने ओरिजिनल देखा कि नहीं देखा? हाँ सर। है ना? स्नेसिस तो देखेगा, स्नेसिस काम करते हैं, बाकी लोगों को भी पूछ रहा हूँ। आईजीएसटी बिल फॉर्मेट, ठीक है, जैसे यहाँ पर टैली का बता रहे हैं, मैं देखता हूँ सर कोई भी फॉर्मेट अगर मुझे मिल जाए। 70,000 का सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या क्या बता रहा है? पुराना है सर क्या? आईजीएसटी टैली वगैरह नहीं चाहिए। आईजीएसटी बिल, अगर आप ओरिजिनल आईजीएसटी बिल देखोगे ना तो जस्ट आप उसके अंदर देखोगे कि जब आईजीएसटी होगा तो उसमें आपको डायरेक्टली 18% बोल के चार्ज कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सीजीएसटी एसजीएसटी है तो उसमें ना आपको पार्ट बाय पार्ट देगा, मतलब अगर 18% टोटल है तो 9% सीजीएसटी में जाएगा, 9% एसजीएसटी में जाएगा, इस तरह से उसको डिवाइड करेगा। लेकिन जब भी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा उसको 18% ही दिखाएगा सर, ठीक है। आप कभी भी आपके घर पे आप जब भी कुछ परचेस करते हो ना, लाइक अगर आप फ्लिपकार्ट से, अमेजन से या कोई भी ऑनलाइन परचेस भी करते हो ना, आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना, आपको सारा दिखेगा, ठीक है। ये सब चीज आप ऑब्जर्व करने से ही आपको दिख जाएगा सर। सभी चीजें डे टू डे लाइफ से ही लिया गया सर, ठीक है। एवरीथिंग इज फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ। तो हमेशा हम चौकन्ना रहना, आपको दिख जाएगा। हाँ बोल, कुछ बोल रहे हैं विश्वजीत? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, लेट क्यों? बात चला गया, मतलब लाइव कर गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो एडिशनल नोट्स में क्या लिखे सर? रेट्स ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9%, 9% एंड 18%। थोड़ा सा रुक जा, मैंने एक क्वेश्चन लिखाया, अब कंप्लीट करा देता हूँ, फिर थोड़ा सा ना उसको ये कर देना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में एक नोट लिखो, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड supplies both inward and outward supplies are exclusive of taxes, मतलब टैक्स इंक्लूड करके सप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस अलग से लगाएंगे। wherever applicable, wherever applicable, डोंट वरी, अभी क्वेश्चन लिखो, समझ में आ जाएगा सर। और एक पॉइंट लिखना सर, पॉइंट नंबर 2 हो गया ना, अब इसमें और एक पॉइंट जोड़ो, पॉइंट नंबर 3 बोल के नोट्स के अंदर, all the condition necessary for availing the ITC have been fulfilled, ठीक है। और लास्ट में लिखो कंप्यूट, लास्ट में क्या लिखोगे? कंप्यूट द मिनिमम GST, compute the minimum GST payable in cash by XY Private Limited for tax period, for the tax period, make suitable assumption, ये भी बोल दिया, make suitable assumption as required, मतलब जहां जरूरी होगा, जरूरत के हिसाब से हम लोग assumption ले सकते हैं क्वेश्चंस को बनाने के लिए। make suitable assumption as required, ठीक है, as required।
जहां जरूरत होगा एजम्पशंस ले लेंगे। अब जिन लोगों ने क्वेश्चन अभी तक नहीं लिख पाए या जिनका लेट ज्वाइनिंग के कारण नहीं हो पाया, वो लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे आगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। यहाँ से ले लो सर, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और ये वाला पेज, ये दोनों पेज का स्क्रीनशॉट ले लो सर। ले रहे हो क्या? अंश, विश्वजीत, आप लोगों को बोल रहा हूँ। ले लिया? हेलो, क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है सबको? क्या सभी को मेरा आवाज आ रहा है सर? यस सर। यस सर। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लिख पाए वो जरा स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। और मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्वेश्चन दिया आप लोगों को। देखो, ये एक बिजनेसमैन की कहानी है, ठीक है। बिजनेसमैन मतलब एक कंपनी का कहानी। अब ये कंपनी का नाम क्या है? एक्स वाई पीबीटी एलटीडी। तो एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड कौन है सर? एक सप्लायर है, सप्लायर ऑफ गुड्स, पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम में वो है नहीं, ठीक है। रेगुलर स्कीम में है, कॉम्पोजिशन स्कीम में वो लोग है नहीं, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में होने का अलग सिस्टम होता है, मैं आगे चर्चा करूंगा जहां जरूरत आएगा, ठीक है। रेगुलर स्कीम में है मतलब मंथली बेसिस में टैक्स पे करना पड़ता है। इनके पास फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल दिया है। आउटवर्ड सप्लाईज मतलब सेल कर रहा है, आउटवर्ड सप्लाई मतलब बेसिकली सेल कर रहा है इन अ टैक्स पीरियड, ठीक है। अच्छा, पर्टिकुलर में बोला इंट्रा स्टेट सप्लाई किया, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई किया 8 लाख का, और इंटर स्टेट मतलब अपने ही स्टेट के अंदर। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सेम स्टेट इन द सेंस, बड़ा सिंपल इसका एग्जांपल हो सकता है सर। जैसे अगर हम लोग कोलकाता में हैं और अगर हम कोलकाता से कोई सामान, अगर हम लोग कोलकाता से कोई सामान आसनसोल, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, दिनाजपुर, ठीक है, मतलब हमारे स्टेट के अंदर चाहे वो कितना भी दूर हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेट बदलने से, जुरिस्डिक्शन बदलने से बात अलग हो सकता है, ठीक है। अगर कोलकाता से कोई प्रोडक्ट सिक्किम चला जाता है तो स्टेट बदल जाएगा, बिकॉज कोलकाता वेस्ट बंगाल में है बट सिक्किम अलग स्टेट है ना। तो कोलकाता से सिक्किम जाएगा तो इंटर स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो बात ऐसा है कि जब हम लोग कोई प्रोडक्ट इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट सेल करेंगे, उसके हिसाब से हमारा टैक्स कॉन्सेप्ट बदल जाता है, इसीलिए स्टेट बदल रहा है कि नहीं है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई 8 लाख एंड इंटर स्टेट सप्लाई 3 लाख, ये हमें बोला गया था। साथ में हमें ये भी बोला गया था कि इट हैज आल्सो फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज मेड बाय इट इन दैट टैक्स पीरियड, ठीक है। उसी टैक्स पीरियड में कुछ परचेज भी एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड ने किया। क्या किया? इंट्रा स्टेट परचेज, मतलब सेम स्टेट के अंदर परचेज किया। मानो कि कोलकाता है तो मान के चलते हैं कि मालदा से या फिर सिलीगुड़ी से कोई प्रोडक्ट मंगवाया, ठीक है। तो आपने सेम स्टेट के अंदर कोई प्रोडक्ट परचेज किया, तो जब आपने प्रोडक्ट परचेज किया तो आपने 2 लाख का परचेज किया, ठीक है। इंटर स्टेट परचेज मतलब दूसरे स्टेट से आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया वो है 50,000 का। The company has following ITCs with it at the beginning of the tax period. स्टार्टिंग में कंपनी के पास कितना टैक्स आईटीसी में, आईटीसी के तौर पे है ना। व्हाट इज आईटीसी? आईटीसी का मतलब होता है सर इनपुट क्रेडिट। अब इनपुट क्रेडिट कब मिलता है? इनपुट क्रेडिट कब मिलता है? जब आप परचेस करते हो, परचेस के लिए आप जो टैक्स पे करते हो, ठीक है, वो बिजनेसमैन के हाथ में क्रेडिट के तौर पे रह जाता है सर। उसका अलग से लेजर मेंटेन होता है, ठीक है, जीएसटी का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट के साइट में। तो इनपुट क्रेडिट परचेस टैक्स क्रेडिट देता है, मतलब जो भी परचेस करते हो, से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ सर, ये रफ है, ठीक है। अगर कोई 1000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट या 10,000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहा है और उसके ऊपर अगर 12% का टैक्स है, तो 10,000 में 12% कितना हो जाता है? 1200, ठीक है। और फिर यही प्रोडक्ट मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इसी को आप घर पे लाते हो, मतलब अपने शॉप में लाते हो, और फिर इसके ऊपर आपने 2,000 का प्रॉफिट लगाया। 10,000 का प्रोडक्ट है, 2,000 का आप इसमें प्रॉफिट लगा दिया, और फिर उसके ऊपर आप 12,000 के ऊपर फिर से आप 12% का जीएसटी लगाते हो। अब 12,000 का 12% कितना होगा? 12,000 का 12% कितना हो जाएगा? करीब 1440 के आसपास हो जाता है, 1440। लेकिन मैं आपको अभी बस इतना समझाना चाहता हूं कि अब गवर्नमेंट क्या बोलता है ना, सेल पे टैक्स मांगता है। जीएसटी क्या है? सेल टैक्स है।
पुराने जमाने में जीएसटी का नाम होता था सेल टैक्स, ठीक है। आज जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, एक जमाने में उसको सेल टैक्स कहा जाता था, ओनली सेल टैक्स। ऐसे तो है ही सेल टैक्स, सेल करोगे तो सरकार कहता है कि टैक्स दे दो। तो आपका सेल टैक्स बनता है 1440, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनता है 1440, 1440। बट यहाँ पर एक किंतु परंतु है, क्योंकि जो भी आप हो सर, आपके पास ऑलरेडी 1200 का आईटीसी है। अब ये क्रेडिट आप यूज कर सकते हो, बिकॉज जो आप परचेस करने के टाइम पे पे किया ना, वो सेल करने के टाइम पे जो अमाउंट आपका होता है पेबल, उससे आप एडजस्ट कर सकते हो। बोलो सर, बात इतना समझ में आ रहा है? हेलो, मतलब Yes, sir. 1440 आपका आउटपुट टैक्स हुआ है। अब इस आउटपुट टैक्स से ये इनपुट टैक्स आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। ये प्रावधान है, ये प्रोविजंस है। अब इसी को ना थोड़े डिटेल्स में जानने का कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जब एक बिजनेसमैन अलग अलग सेल परचेज करते रहते हैं तो जीएसटी एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और उसे कैसे पेमेंट किया जाएगा। बट अगर मैं एकदम सिंपलिस्टिक वे में आपको बताने का कोशिश किया तो ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये है आईटीसी का सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे आगे और भी बात करूंगा सर मैं आपके साथ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। हाँ बोलो सर। বলি স্যার সবসময় তো আইটিসি মেলেও তো না। না, যদি আইটিসি অ্যাভেলেবল তোর ক্রেডিট না থাকে তাহলে পাবি না। না না সেটা গুডস বলছি, ধরো আমার অ্যাকাউন্টিং অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে 50,000 টাকা আমার আইটিসি আছে, 1 লাখ টাকা আইটিসি আছে, কিন্তু আমি যখন জিএসটি আর 3বি যখন করতে যাব, 3বি যখন খুলছি আমি, তো 3বিতে দেখা যাচ্ছে আমার মাত্র 30,000 টাকা। কারণ সত্য এটা কথা যতক্ষণ না এটা সেকেন্ড পার্টি যার থেকে করে হ্যাঁ কিনেছি, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ হ্যাঁ। জিএসটি যখন সে ফিল আপ করছে তখন তো আমি আইটিসি ক্লেম করতে না না, পারবো ক্লেম না। করতে পারবি না, না এক্স্যাক্টলি। যদি उसके সাপোজ बाद করে ফেলি তাহলে আমাকে যত টাকা আমি ক্লেম করতে আরো 24% আবার বাংলা নামে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে আমাকে আবার এক্সট্রা। यस यस, वो तो करना ही होगा। ये देखो सर, ये जो बात तुमने कर दिया ना सर, इसके बारे में भी ये मैंने शॉर्ट नोट्स एक बना के रखा, उसके अंदर भी मैं इसी बात को कहा सर कि सपोज मिस्टर ए, चलो आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ एक बार यहाँ पर, क्योंकि आपने बोल दिया तो बता देता हूँ सर। मिस्टर ए सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी, ठीक है, जैसे कि तुमने पूछा, फाइल जीएसटीआर 1, ठीक है। अब मिस्टर ए जीएसटीआर 1 फाइल करता है, ठीक है। अब जो मिस्टर ए सेल कर रहा है किसको? मिस्टर बी को। एग्जाम्पल है, ठीक है, मिस्टर ए मिस्टर बी को कोई गुड्स सेल कर रहा है, जिसके लिए वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है, जिसमें वो अपना डिटेल्स ऑफ सप्लाई, अगर जो भी वो सप्लाई कर रहा है उसके बारे में बताते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ जीएसटीआर 1 गेट्स रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A, ठीक है। Information from GSTR 1 gets reflected in GSTR 2A। आज के डेट में 3B का भी यूज होता है, वो मैं अपडेटेड आप रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में बताऊंगा कि कुछ कुछ चीजें अपडेटेड होता है, ठीक है। GSTR 2 3B अलग अलग चीजें हैं, बट इतना समझो कि जो सप्लायर है वो अपना डिटेल्स GSTR 1 में देता है और GSTR 1 का डिटेल्स 2A में रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर डेटा गोज फ्रॉम GSTR 2A टू GSTR 2 आफ्टर बायर दैट इज मिस्टर बी एक्सेप्टेड। अब जब मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तब वो जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट करेगा। अब मिस्टर बी जब फाइल करेगा वो जीएसटीआर 2 फाइल करेगा। अब अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेज गेट्स क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर। अब जो भी अमाउंट पे होता है ना, वो क्रेडिट लेजर में, रजिस्टर में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करता है। और मिस्टर बी कैन स्टार्ट यूजिंग क्रेडिट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और गेट रिफंड। मतलब बात इतना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैं आगे इसका और भी चर्चा करूंगा क्योंकि मैं इस पॉइंट पे अभी तक आया ही नहीं, क्योंकि स्नेहा से इसने पूछ लिया तो मैं बस बताने के लिए यहाँ पर बैठ गया कि जब तक आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, मतलब जो सप्लायर है वो जब तक इसको इसके बारे में अपलोड नहीं करता है तो रिसिपेंट भी उसका क्रेडिट का यूज नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं तो आपको अपने पॉकेट से ही उसको डालना पड़ेगा। ये बेसिकली बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम था सर कि जीएसटी क्लेम के ऊपर ना बहुत मुश्किल था, अभी भी मुश्किल है, ठीक है, लेकिन डे बाय डे इसको और कोशिश किया जा रहा है और सिंपल करने का, क्योंकि ये मैचिंग होना चाहिए। मतलब सेल परचेज जब तक मैच ना होगा ना तो क्रेडिट क्लेम करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आप जिससे परचेज कर रहे हो उसको भी तो फाइल करना होगा कि भैया मैंने इस बंदे को इतने का अमाउंट सेल किया, तभी जाके जो रिसिपेंट है वो क्लेम कर पाएगा कि हाँ मैंने इससे लिया, तभी जाके गवर्नमेंट आपको वो क्लेम देगा, अदरवाइज नहीं। अब आगे मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ सर, ठीक है। अब ये जो पूरा क्लेम का चक्कर है ना कि कौन क्लेम कर सकता है नहीं क्लेम कर सकता है, ये आपको मैं इस क्वेश्चंस में थोड़ा बताता हूँ कैसे एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। पहले आप ये तो जान लो एडजस्टमेंट कैसे होता है। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन सभी ने कंप्लीटली लिख लिया सर, अब आगे मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा इसका।
ये एक टिपिकल आईटीसी कैलकुलेशन करने का क्वेश्चन है। हेलो, लिख लिया ना क्वेश्चन सभी ने? अब मैं चलो मैं आईटीसी कैल हाँ बोलो স্যার দেখো কোশ্চেনটা স্যার কোনটা বুঝতে পারছি না। এইটা এই পার্টটা স্ক্রিনশট নিয়ে নে। এটা ফার্স্ট পার্ট ছিল। না না কোশ্চেনটা এটা বললে। এইটাই তো কোশ্চেনটা। ও আমি যদি বোঝাচ্ছ হয়তো এটা। না না, এইটাই কোশ্চেনটা লেখালাম তো আমি এতক্ষণ। নিয়ে নিয়েছি স্যার। এটাই क्वेश्चन मैं एतक्षण लिखा है। यही क्वेश्चन में इतना देर से लिखाया, अब मैं इसी को सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा क्या है, हमें हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है सर? चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये देखो यहाँ पर मैंने यही पूछा, कंप्यूट द मिनिमम टैक्स जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश बाय XY प्राइवेट लिमिटेड फॉर द टैक्स पीरियड। ठीक है, सुइटेबल एजम्पशंस जैसे कि जरूरत पड़ेगा हम लोग ले सकते हैं। टैक्स रेट भी बता दिया, SGST CGST SGST है 9 करके और IGST रेट है 18%। मतलब बेसिकली जो प्रोडक्ट है उस पे GST चार्ज है 18% का। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन हमारे सामने है सर। अब हमें इसका ITC कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट के घर में पैसा जमा करना है। ठीक है, चलो सर बन जाएंगे हम लोग, GST एक्सपर्ट बन जाएंगे। चलो पहले फॉलो करते हैं, फिर अपडेशन में रिसेंटली क्या क्या आया है नहीं आया है वो तो आगे आगे चर्चा करेंगे सर। GST रजिस्ट्रेशन चैप्टर में चर्चा करेंगे, और फिर आगे जाके जब आप लोग प्रैक्टिसिंग करोगे ना किसी चार्टर्ड फॉर्म में, CS फॉर्म में या CMA फॉर्म में, आपको अपडेशन मिल जाएगा। अपडेशन में उतना प्रॉब्लम नहीं है, मेन जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करो सर। ठीक है, अपडेशन जरूरी तब होगा जब आप लोग रियल लाइफ में काम करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आप अपडेट होते जाओगे। ठीक है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो उसमें अगर गड़बड़ है तो फिर अपडेशन मतलब का कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी अपडेशन जान लो फर्क नहीं पड़ता, आपको मेन कॉन्सेप्ट में हमेशा ध्यान देना चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ GST पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मतलब बेसिकली सेल है ना, और इनवर्ड सप्लाई मतलब आपके लिए परचेस। अब इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर कॉलम बना लेंगे, एक पर्टिकुलर कॉलम बना लेंगे, एक CGST का कॉलम बना लेंगे, एक SGST का कॉलम बना लेंगे, एक IGST का कॉलम बना लेंगे और एक टोटल का। ठीक है, जस्ट फॉर दी प्रेजेंटेशन पर्पस जितना जरूरी है, मेन मेन जो पॉइंट्स है मैं उसको नोट डाउन कर लिया। अब आगे आगे मैं आपको कंप्यूटेशन प्रोसेस और जो जरूरी नोट होगा मैं आपको लिखाते जाऊंगा। आप पूरा मेरे साथ साथ में इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, फिर देखना आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा मुझे आप इतना बताओ सर, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कितना है? क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो आप लोगों के पास, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कितने का है? 8 lakhs सर। 8 लाख। ये देखो सर इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है ये देखो ये क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है 8 लाख का, और इंटर स्टेट सप्लाई कितना है 3 लाख। तो फिलहाल मैं जस्ट इसको पुट करूंगा और कुछ नहीं करना है मुझे। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है 8 लाख का। अच्छा टैक्स रेट कितना है? CGST इज 9% है, SGST 9%, IGST 18%। नाउ प्लीज टेल मी इंट्रा स्टेट में कौन सा टैक्स लगता है, CGST SGST की IGST? जब सेम स्टेट के अंदर हम लोग गुड्स को लेन देन करते हैं, ठीक है, अगर मानो कि मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर ही लेन देन करता हूँ या सिर्फ बिहार के अंदर ही लेन देन करता हूँ, ठीक है, या फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर लेन देन करता हूँ, मानो कि बनारस से लखनऊ, ठीक है, तो मेरे को कौन सा GST देना है, CGST SGST देना है कि IGST देना है? CGST SGST। थैंक यू सर, है ना, वेरी सिंपल। तो इंट्रा स्टेट में मेरे को पता है कितने का वैल्यूएशन है, 8 लाख का है, इंट्रा स्टेट है, तो 8 लाख पे 9% कितना हो जाएगा? 72। SGST 9% कितना हो जाएगा? 72। IGST में कुछ करना है क्या? अरे IGST में कुछ करेंगे? ब्लैंक छोड़ देंगे सर, क्योंकि इंट्रा स्टेट में IGST नहीं है। टोटल कितना हो गया, टोटल GST कितना हो गया, CGST SGST कितना पे कर दिया आपने, मतलब कलेक्ट कर लिया, सप्लाई किया तो कलेक्ट किया, कितने कर लिया सर?
टोटल 1,44,000। थैंक यू सर। अब आगे मुझे बताओ, ये हो गया पॉइंट 1। नाउ इंटरस्टेट। अब इंटरस्टेट का कितने का सप्लाई आपने किया था? इंटरस्टेट का सप्लाई 3 लाख का। इंटरस्टेट में आपने 3 लाख का सप्लाई किया, तो 3 लाख का 9% कितना है बोलो? 3 लाख का 9% 27। सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 3 लाख। 3 लाख का अच्छा 9% करेंगे, मतलब 99 करेंगे कि 18% करेंगे? इंटर है, इंटर मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। से फॉर एग्जांपल कोलकाता टू हैदराबाद और हैदराबाद टू इंदौर, इंदौर टू जयपुर, कुछ भी हो सकता है। जयपुर टू लखनऊ, ठीक है, लखनऊ टू नागालैंड, नागालैंड टू मणिपुर, मिजोरम, कहीं भी जा सकते हैं। भारत है, जहां मर्जी जाओ। लेकिन ये क्या हो गया? ये इंटर स्टेट हो रही है। अब इंटर स्टेट में क्या लगाएंगे? कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी में आपको पार्ट पार्ट नहीं करना है, पूरा कंप्लीट अमाउंट डालना है। तो 18% जीएसटी है ना, पूरा 18% लग जाएगा, 50। ठीक है, पूरा 18% लगा देंगे। तो 3 लाख का 18% कितना हो जाएगा सर? 54,000। तो इस पे वो डैश लगा दो और आईजीएसटी के कॉलम पे 54,000 डाल दो, ठीक है, सिंपल। अब 1,44,000 इधर हो गया और इधर से 54 आ जाएगा टोटल कॉलम में। ये बस टोटल कॉलम में डाला हुआ, कुछ नहीं सर, ठीक है। अब 1,44,000 और 54 दोनों मिला के कितना हो जाएगा सर? वन लाख 44 और 54 मिला के कितना हो जाएगा? 1,98,000। 1,98,000, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल जीएसटी पेबल। क्या बोलेंगे? टोटल जीएसटी पेबल, ठीक है। सप्लाई कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को देना है। लेकिन किंतु परंतु अब देखना है कि कुछ आपके पास क्रेडिट है कि नहीं, ठीक है। अब क्रेडिट है कि नहीं, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? उसके लिए हमें दो चीज करना। एक तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आईटीसी पहले देखना कि मेरे पास पुराना आईटीसी अगर कुछ है तो वो देखना है, और अगर कुछ न्यू आईटीसी रहा है तो वो देखना है, ठीक है। अब चलो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आईटीसी देख लेते हैं। समझ में आया सर? इतना तक समझ में आया सबको मैंने क्या किया फर्स्ट पार्ट में? हाँ सर। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आईटीसी। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आईटीसी में अगेन आप एक काम कर लो, एक पर्टिकुलर कॉलम बनाओ, एक सीजीएसटी का कॉलम बनाओ, एक एसजीएसटी का कॉलम बनाओ, एक आईजीएसटी का कॉलम बनाओ, और एक टोटल का कॉलम बनाओ। बस आपको पता ही है सर, हम लोग जिस पर्टिकुलर रेट को लेकर चल रहे हैं वो है 18। तो अगर 18% है तो सीजीएसटी में बांट जाते हैं और आईजीएसटी में कंप्लीटली आ जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि सर हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस था कि नहीं। क्या कुछ ओपनिंग आईटीसी था हमारे पास पहले से? क्या क्वेश्चन हमें इसके बारे में कुछ कहता है सर? इज देयर एनी ओपनिंग आईटीसी बैलेंस? अरे कैसे पता चलेगा? ये देखो, द कंपनी हैज फॉलोइंग आईटीसीज विद इट एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स पीरियड। मानो कि आप जनवरी का स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जनवरी के स्टार्टिंग में जो आप टैक्स पीरियड, एक हर मंथ का टैक्स पीरियड होता है ना जीएसटी में, तो जनवरी के स्टार्टिंग में मानो आपके पास इतने का जीएसटी है, तो सीजीएसटी बता रहा है 57 का। हाँ बोलो सर, कुछ कहना चाहते हो? ऐसा लगा मुझे। सीजीएसटी है 57 का, एसजीएसटी कुछ है नहीं, आईजीएसटी है 70,000 का। दिखाई दिया सर दिस पार्ट? चेक करो सर, कॉपी चेक करो, क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो मेरे पास ओपनिंग आईटीसी है
ओपनिंग आईटीसी 57,000 है मेरे पास सीजीएसटी का। एसजीएसटी का मेरे पास कोई टैक्स नहीं, मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं है इनपुट क्रेडिट का, बट आईजीएसटी का मेरे पास 70,000 पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ ऐड करेंगे क्या, मतलब इस साल कुछ न्यूली जोड़ा है क्या करंट ईयर में? कैसे जुड़ेगा? अगर कुछ परचेज करोगे तो होगा। अगर करंट ईयर में बिजनेस कुछ परचेज करेगा तो आईटीसी, अगर जीएसटी पे करेगा तो आईटीसी आएगा। तो अगर जुड़ा है तो ऐड करो। कैसे ऐड करोगे? आईटीसी ऑन इंट्रास्टेट परचेज ऑफ गुड्स वैल्यूइंग ₹2 लाख। ठीक है, 2 लाख का गुड्स परचेज किया ना आपने, देखो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये रखो। इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स 2 लाख एंड इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स 50,000। तो हमने परचेज किया सर, इस बार भी हम लोगों ने परचेज किया, और हम लोगों ने कितना क्या परचेज किया? 2 लाख का परचेज किया। तो 2 लाख का अगर मैंने आईटीसी परचेज किया इंट्रा स्टेट में, हाँ सर, तो इंट्रा स्टेट हुआ तो क्या देंगे? आईजीएसटी देंगे कि सीजीएसटी देंगे? ऑब्वियसली सीजीएसटी देंगे। तो 2 लाख का 9% कितना होता है? 18,000। 18,000 आईजीएसटी में कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, और कुछ? यस सर, हम लोग इंटरस्टेट परचेज भी तो किए हैं। आईटीसी ऑन इंटरस्टेट, मतलब स्टेट बदल के जो चीजें लाए सर अपने घर पे। आईटीसी ऑन इंटरस्टेट परचेज कितने का वैल्यू है? कितने का वैल्यू है? $50,000 का है सर, क्वेश्चन चेक करो। 50,000 का है, तो 50,000 के ऊपर क्या लगाएंगे? इंटर स्टेट में जब स्टेट बदल के लाते हैं, मानो मैंने झारखंड से कोई गुड्स पश्चिम बंगाल में लाए, तो क्या देंगे? आईजीएसटी देंगे, परचेज करके लाएंगे तो, है ना। जमशेदपुर से मानो कोलकाता ला रहे हैं, तो जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में, तो जमशेदपुर से कोलकाता ला देंगे, और क्या। तो कितना जीएसटी दे देंगे 50,000 की चीज पे? 50,000 इंटू 50,000 इंटू कितना रे? 50,000 इंटू 18%, कितना हो जाएगा? 9,000। এই বোঝা যাচ্ছে তো? अर्को, आयन, शालिनी, सभी को पूछ रहा हूँ सर, बोलो। विश्वजीत, हंस, स्नेहाशीष, नील, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके सर, तो हो गया। जो भी हम लोगों ने परचेज करने के टाइम पे जीएसटी दिया, ठीक है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कॉलम में अगर करना चाहोगे, अच्छा यहाँ पर टोटल जरूरी नहीं है, क्यों बोलो तो? क्योंकि ये इंडिविजुअल है ना, तो इंडिविजुअल एडजस्टमेंट करना है। टोटल अगर आप इसको यहाँ पर काउंट ना भी करोगे तो भी चलेगा, कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी, ठीक है। आप यहाँ पर टोटल को इग्नोर कर सकते हो सर, काट दो, जरूरी नहीं। जस्ट हमें इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि परचेज के टाइम पे मैंने कितना आईजीएसटी, कितना एसजीएसटी और कितना सीजीएसटी पे किया, ठीक है। टोटल करो, कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी। तो बस यहाँ पर इधर टोटल करना है, तो टोटल आईटीसी इधर टोटल करना है नीचे। टोटल आईटीसी आपका कितना है? तो अगर आप लोग देखेंगे कि तो सीजीएसटी में मेरे पास ओपनिंग था 57, न्यूली 18, तो 57 और 18 कितना हो जाता है? 75। थैंक यू। इधर नील था ओपनिंग में और इधर न्यूली ऐड हुआ 18,000, तो कितना होगा? 18,000। और यहाँ पर मेरे यहाँ 70 और 9, 79,000 बस। हाँ, तो हम लोग आईटीसी कैलकुलेट कर लिए कि मेरे पास कितना आईटीसी है ना। आईटीसी कब अवेलेबल होता है? जब आप परचेस करते हो, और अगर कोई पुराना परचेस का अवेलेबल है आपका, है ना। नाउ अब देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो होता है ना, वो जीएसटी के साइट में मिलता है, ठीक है। जब आप लोग जीएसटी फाइल करोगे ना, किसी क्लाइंट का या खुद का जो भी हो, आप अगर खुद का चेक करोगे तो आपको लेजर दिख जाएगा, जस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट और कुछ नहीं सर। अब उसी स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर फिजिकली बना रहे हैं, ठीक है। आप देखो, मैं अभी जो करने जा रहा हूँ आपको,
कि लेजर में एडजस्टमेंट कैसे देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जीएसटी साइट में मिलेगा आपको, जो जीएसटी गवर्नमेंट का जो साइट है ना, जीएसटी गवर्नमेंट के साइट में आपका जो अकाउंट मेंटेन आप करते हो लॉगिन करके, वो लॉगिन करके आपको ये कैश लेजर एक्चुअल में देखने को मिलता है। ठीक है, रिटर्न फाइल के साथ साथ अपलोड के साथ साथ वो सारा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। आगे आगे जब आप लोग रिटर्न फाइलिंग का पढ़ाई करोगे, आगे आगे मैं फाइलिंग भी सिखाऊंगा, कोई भी सॉफ्टवेयर हैंडल करोगे ना जीएसटी का, आपको समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, उतना बड़ा चीज है नहीं, करते करते इजीली दिमाग में घुस जाएगा। लेकिन फिलहाल आप कैलकुलेशन क्या होता है लेजर के अंदर वो देख लो सर। अब इसमें कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसके अंदर मैं क्या दिखाऊंगा आपको। हाँ बोलो सर, বল কি বলছিস? জানি না ঠিক হবে কিনা। কি ক্যালকুলেট করে ফেলেছিস? আচ্ছা ভেরি গুড, আমি দেখছি, দাঁড়া। पर्टिकुलर একটা সাইড হবে, একটা पर्टिकुलर का कॉलम बनाओ, एक सीजीएसटी का कॉलम बनाओ, एक एसजीएसटी का कॉलम बनाओ, एक आईजीएसटी का कॉलम बनाओ और एक टोटल का कॉलम। यहाँ पर एक टोटल कॉलम आपको जरूरत होगा सर। ठीक है, एक टोटल कॉलम, बस ये 4 कॉलम से ही आपका काम बन जाएगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड টোটাল। হ্যাঁ বল, তুই আনসার বলবি তাই তো, কি কত জিএসটি পে করতে হবে বল কত। পে করতে হচ্ছে আমাকে এসজিএসটি পে করতে হচ্ছে 29,000 টাকা, হুম, আর সিজিএসটি 3,000 টাকা ক্যারি ফরওয়ার্ড হচ্ছে। সিজিএসটি 3,000 টাকা ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে, আর एसजीएसटी 29,000 টাকা। আর কিছু? না না আর কিছু না। ओके चलो देखते हैं। स्नेहाशीष ने एक आंसर ट्राई किया सर, एसजीएसटी 29 एंड सीजीएसटी 3,000। अब हम लोग देखते हैं कि क्या एडजस्टमेंट होगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को भी अपना अपना कैलकुलेशंस आप लोग भी ट्राई कर रहे हो, बट आप लोग जो भी ट्राई किया बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे साथ साथ थोड़ा चलो सर। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, आगे आगे जब मैं आपको अननोन क्वेश्चन दूंगा आप लोग घर पे ट्राई करना और या फिर क्लास में भी ट्राई करना, लेकिन फिलहाल सीखने का टाइम है, थोड़ा सीख लो सर। ठीक है, स्नेहाशीष को पता है इसलिए स्नेहाशीष थोड़ा ट्राई कर रहा है, बहुत अच्छा है सर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जीएसटी पेएबल कितना था इसको हम लोग लिख लेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, जीएसटी पेएबल कितना था सर, जीएसटी पेएबल जो मैंने सेल करने के टाइम पे कलेक्ट किया था, याद है सर? 1,98,000 टोटल में था, जिसमें सीजीएसटी 72, एसजीएसटी 72 एंड आईजीएसटी 54 है ना। इसी को यहाँ पर हमें लिखना है जीएसटी पेएबल, समझ गए ना। तो सीजीएसटी के नीचे लिखना 72, एसजीएसटी के नीचे लिखना 72 ना, तो सीजीएसटी 72, एसजीएसटी 72 एंड आईजीएसटी 54,000। कुल मिला के आपका टोटल जीएसटी था 1,98,000 का पेबल था। नाउ यहाँ से हम लोग लेस करेंगे। ठीक है, क्या लेस करेंगे, वही जो मेरे पास क्रेडिट अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास जो क्रेडिट अवेलेबल है उसी से लेस करेंगे। तो यहाँ लिखना सर आईटीसी लेस होगा। नो, ये आईटीसी लेस करने का ना एक टेक्निक है। ठीक है, एडजस्टमेंट टेक्निक है। आप यहाँ पर लिखना फर्स्ट आईटीसी ऑफ IGST should be utilized in full। यूटिलाइज्ड इन फुल, पहले सबसे पहले हमें आईजीएसटी का जो इनपुट क्रेडिट है उसे यूटिलाइज कर लेना चाहिए। लेकिन कैसे यूटिलाइज होगा, फर्स्ट अगेंस्ट आईजीएसटी, आईजीएसटी के अगेंस्ट में पहले देंगे, आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। तो फर्स्ट आईटीसी ऑफ आईजीएसटी शुड बी यूटिलाइज्ड इन फुल, फर्स्ट अगेंस्ट आईजीएसटी लायबिलिटी, फर्स्ट अगेंस्ट आईजीएसटी लायबिलिटी, देन against CGST and SGST।
तब पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेगा, फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करेगा इन ए मैनर टू मिनिमाइज कैश आउट। मतलब बिजनेसमैन अपना कैश आउटफ्लो को कम करने के लिए क्या क्या टाइप ऑफ एडजस्टमेंट कर सकता है, वो मैंने इस पॉइंट पे आपको लिखा दिया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो। अच्छा, आपके पास आईटीसी कितना अवेलेबल था? सीजीएसटी अवेलेबल है 75, आईजीएसटी एसजीएसटी अवेलेबल है 18 और आईजीएसटी अवेलेबल है 79। तो सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले आईटीसी और आईजीएसटी को एडजस्ट करना है ना। तो आईजीएसटी का कितना आईटीसी है आपके पास? 79,000 का। तो सबसे पहले 79 को एडजस्ट करो ना सर। सबसे पहले 79 को एडजस्ट करो। तो 79 को एडजस्ट करने का क्या तरीका होगा? 79 को कैसे एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट एडजस्ट 79,000 किसके साथ? सबसे पहले आप 79,000 एडजस्ट करोगे आईजीएसटी के साथ। तो 54,000 का आपका आईजीएसटी पेबल है, तो 79,000 आपके पास ऑलरेडी बैलेंस है। तो क्या ये 79 से 54 एडजस्ट हो जाएगा सर? मतलब आप समझो सर, आपको देना है जीएसटी पेबल का मतलब क्या? सरकार बोलता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है दिल्ली में बैठे बैठे कि भाई मेरा पैसा दो, या तो स्टेट गवर्नमेंट बोलता है मेरा पैसा दो। तो मैं मान के चलता हूँ कि गवर्नमेंट बोल रही है कि जीएसटी पे करो, तो गवर्नमेंट बोलता है कि 54,000 पे करो। ठीक है, अब 54,000 पे करने के लिए ऑलरेडी आपके पास 79,000 का 79,000 का आईटीसी है। तो क्या ये 79,000 से 54,000 एडजस्ट होगा? हेलो, 79,000 से 54,000 एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे होगा ना। हम लोग 79,000 को यूज कर रहे हैं, तो 79,000 से हम लोग 54,000 को माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ से 54 एडजस्ट हो गया। अब 54 एडजस्ट होने के बाद 79 से 54 चला गया। प्लीज टेल मी, 79 के से 54 के चला गया तो बचा कितना? बोलो ना, कितना बैलेंस बचा आईजीएसटी में? प्लीज सर, आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इनपुट क्रेडिट कितना बचा हुआ है आपके पास? आपके पास टोटल इनपुट क्रेडिट आईजीएसटी में 79,000 अवेलेबल है, जिसमें से 54 आपका करंट आईजीएसटी जीएसटी पेबल में आईजीएसटी पेबल है 54। तो आपको मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि 79 से 54 एडजस्ट हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि बैलेंस अवेलेबल है। तो आपको और घर से पैसा देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास 79,000 का आईजीएसटी है। तो आपको अलग से पैसा देने का जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपको यहाँ से एडजस्ट कर देगा, आपको अलग से 54,000 देने का जरूरत नहीं है। लेकिन 54 देने के बाद भी आपके पास 25,000 बैलेंस है, तो 25,000 को नेक्स्ट एडजस्ट कर लो। सीजीएसटी एसजीएसटी किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं मैनर में जा रहा हूँ। इसके बाद आप 25,000 एडजस्ट करो। कितना? 25। तो यहाँ पर 54 एडजस्ट हो गया आईजीएसटी, यहाँ पर भी 25 एडजस्ट हो गया आईजीएसटी। ठीक है, 54 आईजीएसटी भी एडजस्ट हो गया और 25 आईजीएसटी भी एडजस्ट हो गया। ठीक है, बात समझ में आया सर? अब 54 25 एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद क्या बचा आपके पास? 75 9 तो खत्म हो गया, 79 का पूरा यूज कर लिया आपने। अब 79 का यूज कर लिया आपने। अब सीजीएसटी कितना अवेलेबल था आपके पास? सीजीएसटी में आपके पास 75,000 आईटीसी अवेलेबल है, और इसमें आपको पेबल कितना है? इसमें आपको पेबल कितना है? 72 है ना। तो आप मुझे इतना बताओ कि 72 से 72 एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब 70 अवेलेबल है, 72 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 75। तो यहाँ से आपको बस कितना देना है? आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बोलो। 72 मेरे को पेमेंट करना है, और 75,000 75,000 मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 72,000 पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो 72,000 सीजीएसटी से मैं ले लूंगा, सीजीएसटी का जो बैलेंस है बस। एसजीएसटी में कुछ बैलेंस है क्या? एसजीएसटी में 18,000 का बैलेंस है अभी भी, और एसजीएसटी में मुझे देना कितना है?
72 देना है ना, मतलब 72 पेबल है मेरा। 25,000 एडजस्ट हो गया आईजीएसटी से, 25 एडजस्ट हो गया आईजीएसटी से, और 18,000 में एडजस्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस है, तो उसको मैं एसजीएसटी से ही एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बैलेंस बढ़ रहा है, मतलब अवेलेबल हो रहा है सर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सर, आपका क्या कंसेप्ट बच रहा है। 72 आपको देना है, आप ऑलरेडी इसको आईटीसी से क्लेम कर लिए, बिकॉज आपके पास 75 का बैलेंस है। 75 का बैलेंस है, तो 75 में से 72 एडजस्ट हो गया, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं देना है। मतलब हमें पूछा क्या था, मिनिमम जीएसटी पेएबल, ऑलरेडी ये नील हो गया, मतलब हमें सीजीएसटी कुछ नहीं पे करना। यू डोंट नीड टू पे एनी सीजीएसटी बिकॉज ऑलरेडी ये आईटीसी से एडजस्ट हो गया। अब स्नेहासिस बता रहा था ना कि 3,000 का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो बेसिकली सीजीएसटी का बैलेंस। ये जो कैरी फॉरवर्ड का बात स्नेहासिस बोल रहा था, कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, इसका बैलेंस, ये 3,000 का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। वेरी गुड स्नेहासिस। अच्छा, यहाँ पर कितना होगा एसजीएसटी में, 29,000 का। इधर 29,000 का मुझे को क्या करना है, पे करना है, बिकॉज 72 से 25 एडजस्ट हुआ, 18,000 पे एडजस्ट हो गया, लेकिन अभी भी मुझे 29,000 पे करना है। अब ये मुझे घर से पे करना है। मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, ये कैश कैश पेमेंट करना होगा, और आईजीएसटी नील। टोटल कितना पे करना है, 29। बोलो सर, कोई डाउट है तो पूछो। मुझे जो बताना था मैं आपको बताया, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। हेलो, सर आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है मुझे। क्या आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आया, या कोई डाउट है तो पूछो, मैं फिर से बताऊंगा। किरे, स्नेहासिस तो सही आंसर दिया सर, स्नेहासिस का आंसर बिल्कुल सही निकला। अंश, विश्वजीत, आयन, शालिनी, स्नेहासिस, आपका नील, क्लियर है आप लोगों को, और को बोलो सर। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? आवाज तो दो सर, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा कैसे। आवाज दो हमको, हम यहाँ हैं, बोलो सर। कुछ पूछना है क्या? मुझे किसी का साउंड नहीं आ रहा है सर। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ। साउंड नहीं आ रहा है क्या? एनी साउंड लिसनिंग इश्यूज? यस, और को आवाज আসছে? हाँ বিশ্বজিৎ আরেকবার বল। বলুন না, কিছু কিছু শুনতে পাইনি স্যার তখন। কোনটা, মানে আমি বলছি ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পেরেছিস? আমি বলতে চাইছি ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পেরেছিস? हाँ विश्वजीत बोल। नील, आयन, न्याशिष, शालिनी। यस सर, अ- वो 3,000 जो सर बच गया वो इस महीने में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। नहीं, इस महीने में नहीं, नेक्स्ट मंथ में। 3,000 जो बचा वो तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रह गया ना, अब इस पे क्यों एडजस्ट करोगे? मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी एडजस्ट नहीं होता। गुड क्वेश्चन सर। आईजीएसटी के साथ दोनों एडजस्ट होता है, बट क्रॉस यूटिलाइजेशन बिटवीन सीजीएसटी एसजीएसटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है सर। सेंट्रल और स्टेट में लड़ाई है, झगड़ा है सर। गुड क्वेश्चन, मतलब आप बोल सकते हो कि 29,000 में से 3,000 एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो 3,000 यहाँ पर बच गया था, ये जो 3,000 यहाँ पर बच गया था 75 में से, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। नोट लिख लो एक। वेरी गुड क्वेश्चन, ये वन ऑफ दी
मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। एक नोट ले लो सर। Since sufficient balance of ITC of CGST is available for paying CGST liability. Since sufficient balance of ITC of CGST is available for paying CGST liability, and cross utilization of ITC of CGST and SGST is not allowed. CGST SGST में झगड़ा है सर, वो एडजस्ट नहीं करेगा। ये मैंने एक नोट्स में भी देके रखा, आपको मैं आगे आगे बताता हूं सर, ठीक है। नॉट अलाउड। ITC of IGST has been used to pay SGST after paying, जो हम लोगों ने किया after paying IGST liability। IGST लाइबिलिटी पेमेंट करने के बाद अगर IGST में कुछ अवेलेबल है, से फॉर एग्जांपल आपने पता है ना सर, आपके पास 79,000 अवेलेबल था फॉर IGST। 79,000 में से सबसे पहले आपने IGST का 54,000 एडजस्ट किया, इसके बाद आपके पास IGST बैलेंस है, उससे आप SGST पेमेंट किए 25,000 का। दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोला ITC ऑफ IGST हैज बीन यूज्ड टू पे SGST आफ्टर paying IGST liability to minimize cash outflow, to minimize cash outflow। कैश आउटफ्लो को कम करने के लिए ITC of IGST can be adjusted with SGST and CGST, but CGST SGST में एडजस्टमेंट नहीं होगा। मैंने ये जो नोट्स रेडी किया, मैं यहाँ पर भी ये इस बात को बता के रखा सर। टू पे GST, देखो सर, ये बुलेट देखो आप। हाउ टू अवेल इनपुट क्रेडिट, देखो हाउ टू अवेल इनपुट क्रेडिट टू पे IGST, टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम IGST, CGST एंड SGST पेड ऑन परचेस। मतलब अगर आप IGST पे करना चाहते हो तो IGST पे करने के लिए आप IGST का बैलेंस ले सकते हो, आप CGST का बैलेंस भी ले सकते हो, आप SGST का बैलेंस भी ले सकते हो। टू पे CGST, टेक इनपुट क्रेडिट फ्रॉम CGST एंड IGST पेड ऑन परचेस। मतलब CGST पे करने के लिए CGST का बैलेंस है तो उसको यूज करो, IGST का बैलेंस है तो भी यूज कर लो, ठीक है। टू पे SGST, टू टेक इनपुट क्रेडिट फ्रॉम SGST, SGST पे करने के लिए SGST में बैलेंस है तो यूज कर लो, अगर IGST में बैलेंस है तो भी यूज कर लो। बट एक चीज आपने देखा, क्या बोले तो CGST पे करने के लिए SGST यूज नहीं कर सकते और SGST पे करने के लिए CGST यूज नहीं कर सकते। बात का ध्यान रखना सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। CGST ITC availed against CGST but cannot be used to pay SGST liability, and SGST ITC availed against SGST but cannot be used to pay CGST liability। CGST and SGST ITC cannot be used to pay each other। CGST का क्रेडिट SGST पे नहीं जाएगा, SGST का क्रेडिट CGST पे नहीं आएगा। बाकी जितना भी कॉम्बिनेशन हो सकता है वो एडजस्ट हो जाएगा सर। बुझा गया बेटा? समझ आया सर? समझ आया? बोलो। अरे बोलो, हाँ ना बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको
आईटीसी समझाने के लिए मैंने आपको आईटीसी समझाने के लिए मैंने बस कुछ नहीं एक आईटीसी का एग्जाम्पल करवाया। अब ऐसा इस तरह का आईटीसी का और भी ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है, बट ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, सो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन, ये सिंपल ही है, ये ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। साथ में और भी बातें होंगे, आगे आगे करूंगा सर, लेकिन आपको मैं जीएसटी बारे में एक एग्जाम्पल देके आपको बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा थियोरेटिकल बात कर देता हूँ। व्हाट इज इनपुट क्रेडिट? इनपुट क्रेडिट मतलब होता है एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट। मतलब जब भी हम लोग सेल करने के टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट। सेल करने के टाइम पे जो टैक्स एक बिजनेसमैन कलेक्ट करता है, परचेस के टाइम पे उसने जितना टैक्स पे किया था उसको एडजस्ट कर सकता है। से यू आर ए मैन्युफैक्चरर, एग्जांपल देखो सर, सपोज आप एक मैन्युफैक्चरर हो, और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो टैक्स पेबल ऑन आउटपुट दैट इज फाइनल प्रोडक्ट इज ₹450। मानो आपको अपने फाइनल प्रोडक्ट पे इतना टैक्स पे करना है, दैट इज 450। ठीक है, अब अपने मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करना है तो पे टैक्स तो पे करना होगा, सेल टैक्स है। लेकिन अब सामने आपके सामने क्या कॉन्सेप्ट है, 450 का टैक्स पे करना है, बट आपने जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करके लाया था ना, उसमें आपने 300 का टैक्स दिया था। टैक्स पेड ऑन इनपुट, इनपुट मींस परचेस, ठीक है, दैट इज 300। नाउ यू कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑफ 300 एंड यू ओनली नीड टू पे 150 टैक्स। आपको सिर्फ 150 का टैक्स देना है, 450 का नहीं। हाउ? हाउ? इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मैंने आपको बहुत बड़ा एग्जांपल करा दिया, मैंने आपको बहुत बड़ा एग्जांपल करा दिया कंपैरेटिवली, तो ये कंपैरेटिवली बहुत इजी एग्जांपल है। अब एक मैन्युफैक्चरर जो कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जीएसटी एनाबल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट में जीएसटी लगता है। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट वो परचेस करेगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरर परचेस करेगा, उसमें परचेस करने के टाइम पे टैक्स तो पे करेगा ना। सपोज टैक्स पेड ऑन परचेस ऑफ ए एक रॉ मटेरियल है। ए क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। बी क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। सी क्या है? दिस इज आल्सो टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें ए परचेस करने के टाइम पे टैक्स दिया 100 का, बी परचेस करने के टाइम पे टैक्स दिया 120 का, एंड सी परचेस करने के टाइम पे टैक्स दिया 80 रुपीज का। सिंपल, ठीक है। तो 100 प्लस 120 प्लस 80 कितना हो जाता है? 300। अब ना आपने जो प्रोडक्ट बनाया और उसको जब सेल किया तो आपने आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया? 450 का। अब जो सरकार बैठा हुआ है ना, गवर्नमेंट, वो आपको बोलता है गवर्नमेंट कि भाई 450 पेमेंट करो, तो आप बोलते हो रुको जरा। क्या बोलते हो आप? अरे रुको जरा, कि मेरे पास तो ऑलरेडी आईटीसी है ना। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी आईटीसी है तो मैं 450 से 300 माइनस कर दूंगा, जो मैंने इनपुट करने के टाइम पे दिया था, ठीक है, परचेस के टाइम पे दिया था। सो जस्ट माइनस दिस 450 300 फ्रॉम 450 एंड नाउ यू जस्ट नीड टू पे 150 टू द गवर्नमेंट। इन सिंपल, ये है आईटीसी। तो आईटीसी कौन सा था यहाँ पे? व्हाट इज आईटीसी यहाँ पे? 300, 300 आपके लिए आईटीसी है। तो परचेस के टाइम पे आपने जो टैक्स दिया, सेल के टाइम पे आपने जो टैक्स कलेक्ट किया, वो एडजस्ट होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इवन अगर आप लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी का क्लास गो थ्रू करोगे, वहां पर भी मैंने कुछ एग्जांपल करा के रखा, उसमें भी आपको ये चीज समझ में आएगा। नाउ इनपुट क्रेडिट इन जीएसटी, इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म इज अवेलेबल टू यू व्हेन यू आर कवर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। अगर आप जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो तभी आप ये क्रेडिट ले सकते हो। Which means if you are a manufacturer, if you are a supplier, if you are an agent, if you are an e-commerce operator, मतलब Flipkart, Amazon, Zomato types, aggregator or any of the person mentioned here registered under GST, you are eligible to claim input credit for tax paid by you on your purchase. How to claim input credit? मैं आपको दिखा दिया ऑलरेडी, लेकिन कुछ क्लेम करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट हैव ए टैक्स इनवॉइस। आपने टैक्स दिया, उसके लिए आपके पास टैक्स इनवॉइस या परचेज इनवॉइस होना चाहिए। यू मस्ट हैव ए टैक्स इनवॉइस ऑफ परचेज और डेबिट नोट, या फिर डेबिट नोट होना चाहिए, मतलब मैंने टैक्स दिया, खरीदा कुछ, इशूड बाय रजिस्टर्ड डीलर। वेयर गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स, अगर आप लॉट में लेते हो, लॉट में मतलब 1 लॉट, मतलब मानो कि टोटल परचेज है 5 लॉट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, टोटल 5 लॉट है, तो लॉट बाय लॉट अगर प्रोडक्ट जाता है
तो इंस्टॉलमेंट होगा। तो क्रेडिट विल बी अवेलेबल अगेंस्ट द टैक्स इनवॉइस अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो जब तक लास्ट लॉट रिसीव नहीं हो जाएगा ना, तब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर कोई प्रोडक्ट आप लॉट में लेते, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बिजनेस सेगमेंट में कि मानो आपने बोला किसी को, भाई मुझे टोटल 5 टन माल चाहिए किसी पर्टिकुलर का। अब जो सप्लायर है मानो, अब सप्लायर आपको ना एट ए टाइम 5 टन नहीं दे रहा है, 1 टन, फिर 1 टन, ऐसा करके एवरी वीक आपको दिया जा रहा है सर। 1 टन 1 टन 1 टन करके 5 बार आपको दिया, 5 हफ्ते से या 5 महीने से। तो जब तक आपका लास्ट लॉट आपको नहीं मिल जाता, तब तक आप क्रेडिट अवेलेबल नहीं कर सकते। इसलिए क्या बोला, where goods are received in lots or installment, credit will be available against the tax invoice upon receipt of last lot or installment. And another thing, you should have received the goods or service. और आप तभी अवेल कर सकते हो जब आप गुड्स रिसीव कर लेते हो या सर्विस रिसीव कर लेते हो। अगर आप गुड्स रिसीव नहीं करोगे, सर्विस रिसीव नहीं करोगे, तो आप क्रेडिट के लिए भी क्लेम नहीं करोगे, है ना। Where recipient does not pay, जहाँ recipient does not pay value of service or tax thereon within 3 months of the issue of invoice, and he has already availed ITC based on the invoice, the said credit will be added to his output tax liability along with interest. So what is the point here? क्या कहता है सर, where recipient does not pay the, जहाँ recipient जो है ना सर, वो अगर वैल्यू ऑफ सर्विस का टैक्स पे नहीं करता 3 महीने के अंदर, ठीक है, जो रिसिपेंट है उसी को तो टैक्स पे करना चाहिए। नॉर्मली क्या सिस्टम क्या है हमारे देश में, टैक्स का सिस्टम क्या है जीएसटी का, एक तरफ होगा सप्लायर, दूसरी तरफ होगा रिसिपिएंट, है ना। रिसिपेंट मतलब बेसिकली बायर ऑफ गुड्स और बायर ऑफ सर्विस को रिसिपेंट बोलते हैं। तो सप्लायर गुड्स रिसिपेंट को देगा, तो रिसिपेंट ही तो सब सप्लायर को टैक्स पे करेगा। अगर कोई 100 रुपीज का प्रोडक्ट सप्लायर देता है, तो 100 पे अगर 18% जीएसटी है, तो 18% कौन देगा, 18% कौन देगा सर, रिसिपेंट देगा ना अपने पॉकेट से। किसको देगा, सप्लायर को देगा। हाँ, देयर में बी सम एक्सेप्शनल कंडीशन जहां पर आरसीएम अप्लाई होता है। आरसीएम क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है, रिवर्स चार्ज में रिसिपेंट मतलब अपना टैक्स सप्लायर को ना देके डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में देता है। बट ये अलग अलग सिचुएशंस में होता है, ठीक है। इसका मैं डिस्कशन सप्लाई अंडर जीएसटी में या चार्ज अंडर जीएसटी में कर लेता हूँ। फिलहाल जरूरी नहीं है इतना डिटेल्स में जाना, बट इतना समझ लो कि रिसिपेंट ऑफ सर्विस कभी कभी गवर्नमेंट के घर में डायरेक्टली टैक्स जमा करते हैं, तो उसे आरसीएम कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। बट इन जनरल क्या होता है, रिसिपेंट टैक्स अमाउंट सप्लायर को देगा, सप्लायर उसको गवर्नमेंट को देगा। ये इन जनरल कॉन्सेप्ट है। अब ये इन जनरल कॉन्सेप्ट में where recipient does not pay the value of service or tax within 3 months of issue of invoice and he has already availed ITC, मतलब आपने सर्विस लिया, गुड्स लिया, पर टैक्स नहीं दिया, 3 मंथ्स बीत गया और आप ऑलरेडी इनपुट क्रेडिट किसी तरह से इनवॉइस के थ्रू से टैक्स दिया नहीं आपने, बट आपने किसी तरह से अगर अवेल कर लिया, तो ये जो क्रेडिट आपने अवेल कर लिया ना, ये क्रेडिट को आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ जुड़ के इंटरेस्ट के साथ, मतलब आपका जो नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी होगा, मैं इसके ऊपर आप लोगों को आगे आगे क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब अगर आप पहले से ही टैक्स देने से पहले अगर क्रेडिट अवेल कर लेते हो, तो वो जितना क्रेडिट आप अवेल करोगे, अगर 1000 का है, 5000 का है, उसको बाद में आपका आउटपुट टैक्स मतलब आपके हाथ से लिया जाएगा गवर्नमेंट के घर में अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। किसके लिए, रिसिपेंट के ऊपर। मतलब रिसिपेंट जब अपना इनपुट क्रेडिट अवेल करना चाहेगा ना, नहीं कर पाएगा, उल्टा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अलॉन्ग विद इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। ये आगे आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा सिचुएशंस आएगा सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशंस है कि इंटरेस्ट के समेत आपको टैक्स लायबिलिटी कब पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाला है, चर्चा करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज नहीं करा सकता सर। हाँ बोलो कितना, 24% पा रहा है ना आप, ठीक है, समझ गए ना। अब आगे आगे और बात करूंगा सर। The tax charged on your purchase has been deposited or paid to the government by the supplier in cash or via claiming ITC. अब जो भी टैक्स चार्ज होता है परचेज पे, ठीक है, जो भी परचेज पे टैक्स चार्ज होता है या हैज बीन डिपोजिटेड और पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर, वो कैश में पे करेगा या तो कैश पे करेगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चन करके आया, जहां पर हमने देखा कि मिनिमम इतना कैश पे करना पड़ेगा। लेकिन मिनिमम कैश इतना क्यों हुआ, क्योंकि कुछ हम लोग आईटीसी से एडजस्ट कर लिए। जैसे आईजीएसटी का 54,000 हमें देना नहीं पड़ा,
मेरे पास ऑलरेडी क्लेम था तो मैं क्लेम ले लिया। SGST का 25,000 मेरे पास क्लेम था तो मैंने क्लेम ले लिया। ठीक है, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आईटीसी में? एक आज का डिस्कशन आईटीसी के हॉलिस्टिक ओवरव्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आईटीसी में पीएचडी वाला होगा। सप्लायर हैज फाइल्ड जीएसटी रिटर्न। अगर रिसिपेंट को, अगर गुड्स रिसिपेंट को आईटीसी क्लेम करना है तो सप्लायर को भी जीएसटी फाइल करना होगा। अगर सप्लायर जीएसटी फाइल नहीं करेगा तो रिसिपेंट भी अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए, जो बात स्नेहाशी स्टार्टिंग में कर रहा था। क्योंकि गवर्नमेंट के घर में जब तक वो लेजर मैच नहीं होगा ना, तब तक वो आपको क्लेम नहीं देगा। द पॉसिबिलिटी मोस्ट path breaking reform of GST is that input credit is only allowed। जीएसटी से पहले क्या था ना हमारे देश में, भैट सीएसटी ये सब था। देखिए, जीएसटी में गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम किया, क्योंकि भैट सीएसटी में ना गवर्नमेंट को बहुत लॉस हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने इस चीज को बहुत लंबा समय के रिसर्च के बाद सॉफ्टवेयर डेवलप करके, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ डेवलप किया। द मोस्ट पथ ब्रेकिंग रिफॉर्म जो जीएसटी में हुआ, दैट इज इनपुट क्रेडिट इज ओनली अलाउड इफ योर सप्लायर हैज डिपॉजिटेड द टैक्स ही कलेक्टेड फ्रॉम यू। जो सप्लायर ने रिसिपेंट से कलेक्ट किया, वो अगर सरकार के घर में टैक्स जमा करता है, तभी जाके बायर या रिसिपेंट को बाद में अपना क्रेडिट अवेल होगा। So every input credit you are claiming shall be matched and validated before you can claim it। अगर बायर अपना आईटीसी क्लेम करना चाहता है तो सप्लायर को भी सिमिलर कॉन्सेप्ट में उसका सप्लाई का डिटेल्स गवर्नमेंट के घर में मैच करना पड़ेगा। हाँ बोल स्नेहाशीष, क्या बोल रहे हैं? आईटीसी, अच्छा दिए दो, वो नोट्स दिए दो। ठीक है, सिमिलर अमाउंट गवर्नमेंट के घर में सप्लायर को भी सबमिट करना पड़ेगा जीएसटीआर फाइल के थ्रू से, तभी जाके बायर अपना आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो सर? ये बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, आगे आगे मैं इसके बारे में और चर्चा करूंगा। ठीक है, आईटीसी का क्लास बहुत ही वाइटल होना है सर, क्योंकि यही तो जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है डे टू डे बेसिस में। ठीक है, बाकी तो सब प्रोविजंस का खेला है, बट डे टू डे बेसिस में इसी को लेके तो पूरा जीएसटी हमेशा गर्म रहता है सर, इसलिए हॉट टॉपिक बोलता हूं मैं। सो एवरी इनपुट क्रेडिट यू आर क्लेमिंग शैल बी मैच्ड एंड वैलिडेटेड बिफोर यू कैन क्लेम इट। देयरफॉर to allow you to claim input credit on purchase, all your suppliers must be GST compliant, मतलब वो GST registered भी हो। As well, there is more you should know about input credit, और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, input credit के बारे में, जैसे कि मैं it is possible to have an unclaimed input credit due to, मतलब अगर unclaimed input credit है, मतलब कोई अगर क्रेडिट क्लेम नहीं किया due to tax on purchase being higher than tax on sale, अगर किसी का परचेज का जो टैक्स है वो सेल से ज्यादा है, टैक्स ऑन परचेज बीइंग हायर देन द टैक्स ऑन सेल, इन सच ए केस यू आर अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड अ क्लेम और रिफंड। मतलब मानो कि तुमने परचेज किया 18% से और तुमने सेल किया 12% से, हो सकता है अब ये बीच का 6% का क्या होगा, ये रिफंड क्लेम हो सकता है, ये रिफंड क्लेम हो सकता है। ऐसा है सर, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है कभी कभी, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन चेंज हो जाने से मतलब रेट ऑफ जीएसटी भी चेंज हो सकता है। अब गवर्नमेंट अलग अलग लेवल ऑफ जीएसटी रेट लगा के रखता है सर। ठीक है, जैसे मानो कि किसी प्रोडक्ट में 1000 टका का प्रोडक्ट है, उसमें 18% देके तुमने परचेस करके लाया 180 टका, लेकिन जब तुम उसको सेल करते हो तो तुम्हारे लिए गवर्नमेंट का जो रेट है वो मानो 12% का। तो 1000 टका का प्रोडक्ट में तुम 12%, मतलब अगर उस पर तुम प्रॉफिट भी लगा देते हो 1200 के ऊपर 12%, करीब 140 का हो जाएगा, है ना सर? 1200 का 12%, 144 का, 144 का आपको टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन आपने पे किया 180 का, अब आपको कलेक्ट करना पड़े 144 का। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने दे के रखा परचेज के टाइम पे, इसका क्या होगा? अब ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, या फिर आप गवर्नमेंट से उसके लिए रिफंड क्लेम भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी आगे आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लैरिटी हो जाएगा सर, लेकिन याद रखें सर, बहुत ही वाइटल पॉइंट है। इफ टैक्स ऑन इनपुट ग्रेटर देन टैक्स ऑन आउटपुट, इनपुट मतलब परचेज, आउटपुट मतलब सेल, कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स और क्लेम रिफंड इफ टैक्स ऑन आउटपुट ग्रेटर देन टैक्स ऑन इनपुट, पे बैलेंस, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इनपुट टैक्स बैलेंस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको इस पे कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं पे करता। ठीक है, याद रखें सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी टेकन ऑन परचेज इनवॉइस व्हिच आर मोर देन 1 year old।
अगर कोई इनवॉइस 1 साल से ज्यादा है तो गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर कोई क्रेडिट क्लेम नहीं करके मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी टेकन ऑन परचेज इनवॉइस व्हिच आर मोर देन 1 year old। पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द टैक्स इनवॉइस। मतलब अगर कोई क्रेडिट अवेल करना है तो 1 साल के अंदर कर लो भाई, 1 साल के बाद गवर्नमेंट आपको और चांस नहीं देगा। जैसे यहाँ पर एक खबर आया था ना, ये देखो, GST officer to seek details of all invoice in case of ITC mismatch। ये देखो, the CBSE issued a circular clarifying guidelines on recovery proceedings for the period 17-18-19। मतलब पुराना बिल पे ITC क्लेम नहीं होता है, फिर भी कभी कभी गवर्नमेंट थोड़ा सा इजी होके करने का कोशिश करता है, बट रूल कहता है कि 1 साल के अंदर जो भी परचेज है उसका ITC क्लेम कर सकते हो, 1 साल बाद अवेलेबल नहीं होगा। Since GST is charged on both goods and service, input credit can be availed on both goods and service except those which are exempted on negative list। ये सर हम लोगों ने एक एग्जेम्पशन चैप्टर किए हैं सर ऑलरेडी, और बाद में मैं फिर से आपको एग्जेम्प्टेड करवाऊंगा। जो लोगों ने नहीं किया उनको करवाऊंगा, जिनका हो गया वो रिवाइज करेगा। एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी या नेगेटिव लिस्ट होता है जिसपे जीएसटी लगता नहीं है, तो जिसपे जीएसटी नहीं लगता उस पे आईटीसी क्लेम कैसे करोगे? इसलिए क्या बोलता है सर, since GST charged on both goods and service, input credit can be availed on both goods and service except जो goods exempted है, मतलब जिस पे जीएसटी लगता नहीं है, या फिर जिसको गवर्नमेंट नेगेटिव लिस्ट में डाल के रखा, मतलब जिसके ऊपर जीएसटी करेंटली ना है। इनपुट क्रेडिट इज अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? जो गुड्स आप बिजनेस के लिए खरीदते हो, मतलब जो मशीन वगैरह होता है ना, मानो वो आपका मशीनरी पार्ट्स है जिसको आप अल्टीमेटली बहुत दिन तक यूज करके बिजनेस पे यूज करोगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो मतलब आपको शायद आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी एक मिलता है, या तो डेप्रिसिएशन ले लो या तो आईटीसी ले लो। आगे आगे बताऊंगा, इनकम टैक्स में भी इसका प्रोविजन है। तो इनपुट लेकिन नॉर्मल है, इनपुट क्रेडिट कैपिटल गुड्स में, मानो कि आप अपने दुकान के मतलब फैक्ट्री के लिए एक 10 लाख का मशीन लिए, और 10 लाख के मशीन पे आपका मानो 12% का जीएसटी है। अब इसको आप मतलब क्रेडिट में ले सकते हो, ठीक है, बिजनेस पर्पस में। ठीक है, इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड फॉर गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल यूज। लेकिन अगर घर के लिए कोई फ्रिज एसी खरीद रहे हो और उस पर जीएसटी दे रहे हो, वो जीएसटी आप कभी भी बिजनेस पे यूज नहीं कर सकते। बहुत लोग ऐसा करके ना अपना जीएसटी लायबिलिटी को कम करने का कोशिश करता है, तभी छापा मार होता है और रेड करके पकड़ा जाता है सर। नो आईटीसी शैल बी अलाउड आफ्टर जीएसटी रिटर्न हैज बीन फाइल्ड फॉर सितंबर के रिटर्न फाइलिंग के बाद कोई क्रेडिट नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता following the end of financial year to which invoice pertains or filing of relevant annual return whichever is earlier। मतलब सिंपल बात है, रिटर्न फाइल के बाद या एनुअल रिटर्न फाइलिंग के बाद आप कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते इन जनरल। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। ऑल एग्जिस्टिंग टैक्स जैसे कि वैट, सीएसटी, एक्साइज, सर्विस, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब हट गया और उसके जगह आ गया 3 तरह का जीएसटी। इसमें एसजीएसटी दैट इज स्टेट जीएसटी, CGST that is सेंट्रल जीएसटी एंड IGST that is इंटीग्रेटेड जीएसटी। हाँ, स्टेट जीएसटी कभी कभी यूटी जीएसटी भी हो सकता है जहां यूनियन टेरिटरी आ जाए। ठीक है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट इज सेम। तो इतना तरह का जीएसटी होता है, ऑलरेडी आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल चीज है। इवन बेसिक्स ऑफ जीएसटी के क्लास के अंदर भी मैं ये चीज बार बार डिस्कस करता हूँ। हाउ टू अवेल इनपुट क्रेडिट, मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन कराने के टाइम पे बता दिया, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि मानो कि मिस्टर ए सेलर है, मतलब सप्लायर है, और मिस्टर बी रिसीवर है, मतलब बायर है। तो अगर बायर फर्दर अपना क्रेडिट क्लेम करना चाहता है, तो जब तक सप्लायर अपना डिटेल्स जीएसटीआर 1 में फाइल नहीं करता, दैट इज डिटेल्स ऑफ सप्लाई, ठीक है, जैसे ही वो जीएसटीआर 1 में फाइल करता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीएसटीआर 1 गेट्स रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी के जीएसटीआर 2A में उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। फिर डेटा गोज फ्रॉम जीएसटीआर 2A टू जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 2A से जीएसटीआर 2 में जाता है आफ्टर बायर दैट इज मिस्टर बी एक्सेप्टेड। जैसे ही वो 2A को एक्सेप्ट करता है, फिर वो 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। अब मिस्टर बी क्या फाइल करेगा? मिस्टर बी कौन है? वो बायर है, वो जीएसटीआर 2 फाइल करेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेज गेट्स क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर। अब ये सभी इंफॉर्मेशंस क्रेडिट रजिस्टर जो gst.government.in के साइट में आपके जीएसटी फाइल में नजर आएगा। अब ये जिसका जिसका जीएसटी फाइल होता है ना, वो अपने रजिस्टर में जाके लेजर को चेक कर सकता है। इस पर्टिकुलर साइट में जाके लॉग इन करके ये देख सकते हो आप, फाइंड ए जीएसटी प्रैक्टिशनर या रजिस्टर। ठीक है, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो टैक्स पेयर्स। ठीक है, अब जैसे आप रजिस्टर करोगे ना, आपके नाम पे लेजर भी क्रिएट हो जाएगा, और जो भी आप डेटा अवेल करोगे
वो अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एज ए बायर आप जब भी अपना आईटीसी क्लेम करोगे, ऑपोजिट साइड में आपका सप्लायर वो डिटेल्स अपलोड जब तक नहीं करेगा तब तक आप उसका एडजस्टमेंट नहीं ले सकते। Mr. A will upload the details of all tax invoice issued in GSTR 1. Mr. A कौन? Mr. A supplier है। The details with respect to sales to Mr. B will auto-populate it and get reflected in GSTR 2A. The same data will be pulled when Mr. B will file GSTR 2. अब GSTR 2 में जब buyer अपना डिटेल्स फाइल करेगा, that is inward supply का मतलब परचेज का, तो वो GSTR 2A से 2 में आ जाएगा। स्टेप 3 में क्या होगा? Mr. B will then accept the details that purchase has been made and reported by the seller correctly. मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी के अंदर जो बिजनेस हुआ है वो करेक्टली जब तक मैच नहीं करेगा तब तक क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मिस्टर बी के नाम पे दर्ज नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ये कॉन्सेप्ट जीएसटी का अर्थ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। बाकी ये चीज आपको प्रैक्टिकल चीज है सर, जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप लोग फार्म में काम करोगे आपको ये सब चीजों में बहुत इजीली समझ में आएगा। बट हम लोग आईटीसी के क्लास में आगे और भी चर्चा जारी रहेगा सर। अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में आपको इनपुट क्रेडिट रिलेटेड वेरियस प्रोविजंस है, सेक्शन वाइज में हर एक बात आपके साथ चर्चा करूंगा। दैट इज सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आप लोगों को एग्जाम के लिए डिटेल्स में जानना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी ऑफ टेकिंग आईटीसी, सेक्शन 16 क्या क्या बात करता है। आज मैंने तो सेक्शंस के ऊपर बात ही नहीं किया, मेरा आज का जो डिस्कशन था इसमें मैंने सेक्शंस के ऊपर चर्चा ही नहीं किया। बट नेक्स्ट क्लास जो रहेगा सर वो सेक्शन वाइज चर्चा रहेगा, लीगल चर्चा रहेगा, ठीक है। आज का चर्चा जो था वो मेनली ओवरव्यू था। तो मेनली क्या था सर? आइडिया ऑफ आईटीसी, जीएसटी में आईटीसी क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसा हो सकता है, जो एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन मैंने अभी तक आपको प्रोविजंस एंड केस लॉ नहीं बताया। अब नेक्स्ट क्लास मैं आपको प्रोविजंस एंड केस लॉ सेक्शन वाइज डिटेल्स में बात करूंगा। आई होप कि आप लोगों को जीएसटी आईटीसी समझ में आया सर। एक बार रिवाइज जरूर करें सर, ठीक है, एक बार घर पे रिवाइज जरूर करें। अगर किसी का नेटवर्क इशू के कारण कोई आवाज में प्रॉब्लम रहा या कुछ भी, आप क्लास जिस पॉइंट में आपको डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम रहा है, आप एक बार वीडियो को स्पीड अप कर देना थोड़ा, 1.5 1.25 देखना, जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सर? अगर समझ में आ गया तो फिर गुड नाइट सर, आज इतना ही। थैंक यू सर। यस ओके सर, टाटा। सर, आज का क्लास शेयर कर दीजिए। ओके ओके, मैं शेयर करूँगा। बाय सर। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। ठीक है, बाय। अच्छी सर। ओके, और ठीक है।